स्याना और डेढ़ स्याना, इस दोनों में बड़ा फर्क होता है। फ्रांस डेढ़ स्याना बन रहा था और 24 घंटे भी नहीं बीते बल्कि चीन कूद गया रूस यूक्रेन युद्ध में। जानेंगे फ्रांस को किस तरीके से गलत साबित कर दिया चीन ने। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश ने अब भारत से मांगा है जवाब। नेपाल पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश। नेपाली पीएम जब यहाँ से पहुंचे थे नेपाल, तब उनको भी घेरा गया था, जिसका जवाब नेपाल के पीएम ने बहुत ही अच्छे तरीके से दिया। पर अब बांग्लादेश मांग रहा है भारत से जवाब। जानेंगे क्या है मामला। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं ना, खाली क्यों बैठा है, कुछ किया कर, कुछ नहीं तो कपड़े ही उधेड़ कर सिया कर। ऐसा ही कुछ हाल हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश में। सबसे पहले ये मुद्दा नेपाल में उठा। मुद्दा क्या चीज का था? अखंड भारत के नक्शे का मुद्दा। यहाँ नेपाल चिल्लाने लगा कि अखंड भारत में क्यों दिखा रहे हो। नेपाल के कुछ विपक्षी नेता ओली अपना गोली चलाने लगे। ओली को तो वैसे ही माना जाता है चीन का नुमाइंदा। इन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि यहाँ पर अखंड भारत का नक्शा लगा रखा है भारत ने, यानी भारत अपना साम्राज्य फैलाने की कोशिश कर रहा है। भारत से सवाल क्यों नहीं पूछे गए। नेपाल में सड़क पर विरोध प्रदर्शन होने लगे और कहा जाने लगा ये कदम काठमांडू और दिल्ली के बीच रिश्ते को खराब कर देगा, विश्वास को खराब कर देगा। वहीं पाकिस्तान में भी बवाल मचा। खाने को नहीं है दाने, लेकिन अम्मा चली भुनाने। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता मुमताज बलूच ने इस नक्शे को हैरान करने वाला बताया और बोला कि अखंड भारत का ये नक्शा एक विस्तारवादी मानसिकता है। भारत सबको कब्जे में लेना चाहता है, सबको अपने अधीन करना चाहता है, इसलिए भारत ने इस नक्शे को जारी किया है। अब बारी आई बांग्लादेश। नेपाल के पीएम ने क्या जवाब दिया वो भी बात करेंगे, पर पहले बांग्लादेश के बारे में जानिए। बांग्लादेश के विपक्ष में बवाल उठने शुरू हुए, हमने ये बात आपको बताई थी। अब अखंड भारत के नक्शे को लेकर भारत को कुछ कूटनीतिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बांग्लादेश की सरकार ने अखंड भारत के नक्शे को लेकर भारत सरकार से जवाब मांगा है। 5 जून को भारत सरकार से बांग्लादेश की सरकार ने स्पष्टीकरण मांगा है। बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हैं शहरियार आलम। इन्होंने कहा है कि हमने भारत सरकार से अखंड भारत के नक्शे को लेकर जवाब मांगा है। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स की कहें तो शेख हसीना सरकार के विदेश राज्य मंत्री शहरियार आलम भारत सरकार से ये जवाब जनता के एक हिस्से के बीच से निकल रहे सवालों की वजह से मांगा है। जबकि बांग्लादेश की सरकार की मंशा, स्थानीय मीडिया रिपोर्ट में खुद कहा जा रहा है कि शहरियार आलम ने भारत के सामने किसी तरह की आपत्ति नहीं उठाई है, बस जवाब मांगा है। जबकि भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अशोकन ने पहले ही साफ कर दिया है कि संसद भवन में जो नक्शा लगाया गया है वो कोई साम्राज्य विस्तारवाद या प्रतिशोधवादी विचारधारा नहीं है, बल्कि ये नक्शा सम्राट अशोक के समय की भारत का है और भारत की मंशा अपने सीमाओं का विस्तार करने का बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री ने अपने दूतावास को बोल दिया है कि आप भारत के दूतावास से संपर्क कर लो और एक स्पष्टीकरण ले लो। ये तो समझ में आ रहा है कि शेख हसीना की सरकार घरेलू दबाव की वजह से ये जवाब मांग रही है, क्योंकि भारत विरोधी विपक्षी पार्टी बीएनपी अखंड भारत के नक्शे को लेकर प्रदर्शन कर रही है। बीएनपी की जो अध्यक्ष है बेगम खालिदा जिया अपने भारत विरोधी एजेंडों के लिए कुख्यात रही है। जब वो प्रधानमंत्री थी तो उसे माना जाता था पाकिस्तान का कठपुतली। माना जा रहा है कि बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने भारत सरकार से जवाब मांगकर जनता के एक वर्ग में विपक्ष के सरकार के खिलाफ एजेंडे को फैलाने से रोका है। वैसे आपको बता दें, बांग्लादेश के राज्य मंत्री खुद इस बात को कह रहे हैं और यही बात नेपाल के पीएम भी जब नेपाल पहुंचे तो उन्होंने दोहराया। उन्होंने कहा कि ये नक्शा ईसा के जन्म से 300 साल पहले सम्राट अशोक के साम्राज्य का नक्शा है और नक्शे में उस समय के क्षेत्र और भित्ति शामिल है। ये चित्र लोगों की यात्रा को दिखाता है। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक समानताएं दिखाई जाती है, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। नेपाल के पीएम ने भी उतरते ही यही बात कही कि ये राजनीतिक नक्शा नहीं है, एक सांस्कृतिक नक्शा है और उसको उसी हिसाब से लो तो ज्यादा बेहतर होगा। खैर, थोड़ा बहुत चिल्लाएंगे और फिर ये धीरे धीरे
शांति से बैठ जाएंगे। पर एक मजेदार खबर आई है और ये मजेदार खबर फ्रांस के लिए है। अभी 24 घंटे भी नहीं बीते और फ्रांस को उसका जवाब मिल गया है। हमने आपको बताया नाटो के विस्तार के लिए विरोध में खड़ा हो गया फ्रांस, एक तरीके से चीन को बचाने के लिए। फ्रांस ने कहा कि जी नहीं, नाटो को हमको एशिया तक ले जाने की जरूरत नहीं है। जापान में ऑफिस क्यों बनाया? जापान में ऑफिस बनाने की भी जरूरत नहीं है। भारत का नाम नहीं लिया, लेकिन बात समझ में आई कि नाटो का विस्तार एशिया में नहीं करना है, मतलब नाटो प्लस में भारत को भी नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि यूरोप ऐसा मानता है कि रूस को अब तक कोई हथियार चाइना ने नहीं दिया है। रूस यूक्रेन की लड़ाई में चाइना ने कोई योगदान नहीं दिया है। अगर चाइना हमारे खिलाफ नहीं आ रहा है तो हम उसके खिलाफ क्यों जाएं? रूस हमारा पड़ोसी भी है और हमारे खिलाफ भी रहता है, हमारा दुश्मन भी है। इसलिए रूस के खिलाफ हमारा ऑपरेशन, हमारा मिशन ठीक है। यहाँ हम नाटो का विस्तार कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन चाइना के खिलाफ जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए एशिया में जापान में ऑफिस बनाने का भी कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन एक बड़ा वाला जोरदार तमाचा पड़ा है फ्रांस को। क्यों? कहते हैं सांप सांप होता है। रमजान कादरेव, इस शख्स को जो आप देख रहे हैं, ये रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बहुत बड़े चहेते हैं। रूस का जो चेचन्या रीजन है वहाँ के लीडर हैं और ये इतने विश्वासी हैं कि दो ही तो शख्स हैं, एक रमजान कादिरोव और दूसरा रूस का रसोइया। इन दोनों पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं पुतिन। और इस वक्त जो रूस यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई में चेचन्या के ये जो लीडर हैं बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इन्होंने अचानक से कुछ आर्म्ड व्हीकल दिखलाए हैं, टिगर 4x4। ये आर्म्ड पर्सनल कैरियर, 2 लोगों की इसमें जगह होती है बैठने की, एक कमांडर और एक ड्राइवर। और आपको बता दें, ये जो व्हीकल है इसका नेचर ऐसा है कि इसको आप एम्बुलेंस की तरह इस्तेमाल करो, पुलिस व्हीकल की तरह इस्तेमाल करो, पेट्रोल व्हीकल की तरह इस्तेमाल करो, हथियार को ले जाने के लिए इस्तेमाल करो, कमांड पोस्ट की तरह इस्तेमाल करो। यानी युद्ध में हर तरीके से काम आने वाला ये व्हीकल है। 2012 में इसे दुनिया के सामने लाया गया था और इसे फिर बेचा गया था बहमास, बोल्विया, सोमालिया, तजिकिस्तान को। कादरोव, यहाँ इसके पास ये व्हीकल देखे गए और कहा जा रहा है एक बड़ी संख्या में देखे गए। फुटेज रिलीज किए गए कादरोव के द्वारा ही, जिसमें दिखाया गया कि हमने नए नए व्हीकल खरीदे हैं और चेचन यूनिट को दे दिया गया है जो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चला रहे हैं यूक्रेन में। अब सवाल उठता है कि इससे क्या हो जाता है? इससे हो ये जाता है कि ये जो व्हीकल हैं ये चाइना के हैं। चाइना ने इसकी पहली यूनिट डिलीवर्ड कर दी है रूस को। कादरोव की सेना, जिसके ऊपर मानवाधिकार उल्लंघन के बहुत आरोप लगते हैं, ये आम लोगों की हत्या, टॉर्चर करना, इसके भी आरोप हैं। बूचा हो, मारियापोल हो, बखमुत हो, हर इलाके में इनके ऊपर आरोप लगता है और इसके पास इस वक्त चाइना के व्हीकल पहुंच रहे हैं। फ्रांस जो सोच रहा था उसके ठीक उलट हो रहा है। आज नहीं तो कल चाइना को तो फेस करना ही पड़ेगा। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।